अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात मानसून की, जिसकी विदाई का वक्त नजदीक आ चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि 19 से 25 सितंबर के बीच मानसून वापस लौटना शुरू कर देगा, यानी कि लोगों को जल्दी ही बारिश और बाढ़ से राहत मिल जाएगी। लेकिन अभी भी यूपी से लेकर बंगाल तक नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसके चलते यूपी, बिहार और बंगाल के कई जिले बाढ़ की चपेट में है। हालांकि उम्मीद यही जताई जा रही कि जल्दी ही नदियों का जलस्तर घटने लगेगा और लोगों को इस सैलाब संकट से राहत मिलेगी। कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी में फिर डूब गए गंगा के घाट। आरा में भी गंगा नदी के तेज बहाव में बह गया मकान और बंगाल के हावड़ा, हुगली और पश्चिमी मेदिनीपुर में बाढ़ के पानी में डूब गए खेत, खलिहान और मकान। सितंबर के महीने में मानसून के असर से हुई बारिश के बाद उफान पर बह रही नदियों ने यूपी से लेकर बंगाल तक हाहाकार मचा रखा है। गंगा का जो जलस्तर लगातार बढ़ोतरी पर था, अब वो घटाव पर है। मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो 1 से 1.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा अब नीचे की ओर जारी है, जिससे घाट किनारे रहने वाले लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। जो बाढ़ का पानी ऊपर घाट के ऊपर गया था, जिनको यहाँ से पलायन करना पड़ा था, पलायन करने के लिए मजबूर हुए थे, जिनकी रोजी रोटी घाट से चलती थी, वो यहाँ से दूर चले गए थे। अब वो फिर से अपने घाट पर वापस आ सकेंगे। हालांकि राहत की बात यह है कि अब बादलों के बरसने की रफ्तार कम पड़ने लगी है। मौसम विभाग का भी कहना है कि मानसून की रफ्तार पर न सिर्फ ब्रेक लग रहा है, बल्कि इसके लौटने का वक्त भी नजदीक आ चुका है। मौसम विभाग ने अपने ताज़ा अनुमान में बताया है कि आज से लेकर 25 सितंबर के बीच मानसून लौटना शुरू कर देगा। बात अगर आईएमडी की जाए तो मौसम वैज्ञानिक की ओर से ये मानसून की बारिश का अंत है, क्योंकि सितंबर का महीना है और सितंबर के महीने में बारिश कम ही देखी जाती है। लेकिन एक भारी दबाव के चलते देश के अलग अलग राज्यों में जो है इस बार लगातार बारिश अच्छी खासी देखी गई, जो कि सामान्य से ज्यादा है। लेकिन अब जो बारिश है उसका अंत जो है वो एकदम नजदीक है। इस महीने के इस अंत तक जो है मानसून की बहुत जो बारिश है वो एकदम धीमी पड़ती नजर आएगी। इस साल मानसून के सीजन में औसत से करीब 8% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। हाल ये है कि सितंबर का आधा महीना गुजरने के बाद भी कई राज्यों में लोग बाढ़ के संकट से जूझ रहे हैं। ये तस्वीरें यूपी के अलग अलग जिलों से आई है, जहां गंगा और उसकी सहायक नदियों ने राज्य की बड़ी आबादी को प्रभावित कर रखा है। लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर है। प्रशासन की ओर से भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। ये अभी जैसे मैं देखने के लिए आया था इन गाँव को, कि जो गाँव पानी से घिर रहे हैं वहाँ पे किसी भी प्रकार की परेशानी लोगों को न हो, उनको आने जाने के लिए नाव की व्यवस्था हो जाए। बाकी अगर कोई दिक्कत हो रही है, लेखपाल को स्टेशन कर दिया गया है यहाँ पे। हम लोग भी लगातार यहाँ पे घूम रहे हैं, देख रहे हैं। पीछे से भी पानी के बारे में पता किया गया है। अभी तो पानी बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने की स्पीड घटी है। तो उम्मीद है कि ये पानी हो सकता है कि अगले 12 घंटे में स्टेबिलिटी पे आ जाए। अगर स्टेबिलिटी पे आ जाएगा और फिर कम होना शुरू हो जाएगा तो एक अच्छी बात होगी। कल से पानी जो है लगातार लगभग प्रति 12 घंटे 12 सेंटीमीटर घट रहा है, 12 से 13 सेंटीमीटर, जिसकी वजह से आज जो है वो स्थिरता आ गई है। और जैसा कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं सिंचाई विभाग के कि अब ये ट्रेंड डिक्रीजिंग की तरफ है, तो थोड़ी राहत आज से लगातार मिलने दिखेगी। जहाँ तक प्रभावित लोगों की बात है तो कुछ गांव हैं जो जहाँ पर तटीय क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग रहते थे जो एकदम गंगा किनारे हैं, तो उन लोगों को हमने एहतियात के तौर पर गांव में जो शेल्टर होम्स बने थे उसमें हम लोगों ने उनको ट्रांसपोर्ट किया है और शिफ्ट करने के बाद उनको कम्युनिटी किचन चला के हम लोग खाना वगैरह खिला रहे हैं। यूपी के पड़ोसी राज्य बिहार के भी कई जिलों में हालात कमोबेश ऐसे ही है। लिहाजा नदियों में उफान के कारण हो रहे कटान को रोकने के लिए कहीं युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और कहीं लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा जा रहा है।
फिलहाल जो केंद्रीय जल आयोग का आंकड़ा बता रहा है वो ये बता रहा है गंगा बक्सर में 60.30 मीटर पर जाकर टिकी हुई है, यानी कि बक्सर का जो डेंजर लेवल है वो उसके पास जा चुकी है, बस 1-2 सेंटीमीटर से ही कम है। लेकिन राहत की बात यह है कि गंगा अब वहां जाकर स्थिर हो चुकी है, बढ़ने का कोई चांस नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बनारस और इलाहाबाद में गंगा जो है वो घटने लगी है। ऐसे में जो आंकड़े वहां के हैं 2 दिनों बाद यहाँ दिखाई पड़ते हैं, यानी कि बक्सर में भी गंगा घटने लगे। उधर बंगाल में बाढ़ के चलते बिगड़ते हालात को देखते हुए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर हैं। आज ममता बनर्जी मोदिनीपुर और हावड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंची और बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस वक्त राज्य में बड़ी आबादी बाढ़ के संकट से जूझ रही है, जिसे देखते हुए राहत और बचाव एजेंसियां मिशन मोड पर लोगों के रेस्क्यू में जुटी हुई है। कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक राहत पहुंचाई जाए। वाराणसी से ब्रजेश कुमार, शाहजहांपुर से विनय पांडे, चंदौली से उदय गुप्ता, आरा से सोनू सिंह, बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे और पश्चिमी मेदिनीपुर से शेख शाहजान अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे। और अब अगली खबर है वर्ल्ड फूड इंडिया की। देश की राजधानी दिल्ली में आज से वर्ल्ड फूड इंडिया समिट की शुरुआत हो चुकी है। 19 से 22 सितंबर तक होने वाले इस वैश्विक आयोजन में 90 से अधिक देशों के अलावा देश के 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और 18 केंद्रीय मंत्रालय हिस्सा ले रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि वर्ल्ड फूड इंडिया को व्यापक बनाने के लिए आयोजकों ने स्वाद सूत्र नामक से एक प्रतियोगिता भी शुरू की है, जिसमें पूरे देश के क्षेत्रीय व्यंजन पेश किए जाएंगे। छब्बीस राज्य और 18 मंत्रालय और 90 से अधिक देश इस मेगा फूड इवेंट से जुड़े हैं, जिसकी शुरुआत आज से देश की राजधानी दिल्ली में हो चुकी है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2020 के नाम से ये वैश्विक आयोजन भारत मंडपम में हो रहा है, जहां न सिर्फ जायकों का अद्भुत संसार एक छत के नीचे मौजूद है, बल्कि यहाँ खाने पीने के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दुनिया की कई जानी मानी कंपनियां भी पहुंची है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 की आज से यानी 19 सितंबर से शुरुआत हो गई है। 4 दिन चलने वाला है ये वर्ल्ड फूड इंडिया का फेस्टिवल, जो तीसरी बार भारत में आयोजित हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि एक ऐसा मंच है जहां ना सिर्फ भारतीय किसान पहुंच रहे हैं, मैन्युफैक्चरर पहुंच रहे हैं, बिजनेसमैन पहुंच रहे हैं, बल्कि दुनिया के 90 देशों की भागीदारी यहाँ पर है। इस मेगा इवेंट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट भी पहुंचा, जिसके स्टूडेंट्स ने अपने इनोवेशन से लोगों को चौंका दिया। एमटेक कर रहे एक छात्र आदित्य ने एक ऐसी हाइब्रिड ड्रायर मशीन बनाई है जिसकी कीमत 50,000 रूपए है। ये बिजली के साथ सोलर पर भी चलती है और इसमें किसी भी फल या सब्जी को आसानी से ड्राई किया जा सकता है और फिर उसकी स्टोरेज भी की जा सकती है। खास बात यह है कि इसमें जो तकनीक इस्तेमाल की जा रही है वो सीधा फोन से कनेक्ट है। ये जो हाइब्रिड ड्रायर अभी आप देख रहे हैं, अक्सर आपने देखा होगा जब आप मार्केट से कुछ चीज़ खरीदते होंगे जो ड्राई होती है, उसमें सनलाइट का इस्तेमाल होता है, बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी कीमत सिर्फ 50,000 रुपये है। और 50,000 रुपये में आप किसी भी फल और सब्जी को ड्राई कर सकते हैं। और ड्राई होने के बाद अभी देखिए ये प्रोसेस में है, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये पपाया है, पपाया को इस तरह से ड्राई करके रखा हुआ है, यानी आप बाद में भी जब किसी चीज़ के पल्प को स्टोर करके रखते हैं, उसको ड्राई करके रखते हैं, तो इसी मशीन के जरिए आप बड़ी आसानी से इसे कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि कुछ फल और सब्जियां ऐसी भी होती हैं जिनकी बाद में कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर बात टमाटर की करें या कुछ ऐसे एक्सोटिक फल या वेजिटेबल होते हैं जो बाद में महंगे होते हैं, तो आप इस ड्रायर मशीन से उसको स्टोर करके रख सकते हैं अपने पास। और सबसे खास चीज़ ये है कि IoT बेस्ड है, यानी मोबाइल से ये चलता है। ये हमें कम टाइम में ज़्यादा न्यूट्रियस फूड प्रोवाइड करता है, जो कि नॉर्मल ड्रायर होते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं। और अगर हम ड्राइंग टाइम कम करना चाहें तो उसके लिए हमें हीट इंक्रीज करनी पड़ती है, जिसके कारण हमें न्यूट्रिशन लॉस फेस करना पड़ता है। तो हमने इसी पे काम किया है कि इसमें कम न्यूट्रिशन लॉस हो और जल्दी
हमको ये मिले लेदर। अलग अलग कंपनियों के स्टॉल के बीच ही तिहाड़ जेल का स्टॉल भी लगा है, जहां कैदियों के हाथों बनाए गए व्यंजनों को प्रदर्शित किया गया है, जो पूरी तरह लैब में टेस्टेड है। आकर्षण का केंद्र बना हुआ है तिहाड़ का ये फूड काउंटर, यानी यहाँ जितने भी प्रोडक्ट बने हुए आप देख रहे हैं खाने पीने के, ये तिहाड़ जेल में जो बंद कैदी हैं उन्होंने बनाया है। इससे न सिर्फ उन्हें रोजगार मिलता है, उनकी कमाई होती है, बल्कि बेहद ही कम दामों में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाते हैं। बेकरी से लेकर केक हो गया, नमकीन हो गए, बिस्किट, नान, खटाई, नमक पारे जो अमूमन चाय के साथ घरों में खाए जाते हैं, साथ ही तेल, सरसों का तेल भी हमारे लिए रोजमर्रा की वो चीज है जिसके बिना खाना अधूरा होता है। इन चीजों की कीमत भी बाजार से काफी कम है। इन्हें बनाने के एवज में तिहाड़ के कैदियों को वेतन भी दिया जाता है, जिसका मकसद है कैदियों को कामकाज में व्यस्त रखना। वर्ल्ड फूड इंडिया का ये चौथा एडिशन है, जो 22 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान नीति निर्माताओं, वैश्विक निवेशकों, बिजनेस लीडर्स और खाद्य कंपनियों के प्रमुख अधिकारी शामिल होंगे। दिल्ली से नीतू झा की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात बहराइच के आदमखोर की, जिसे पिछले 19 दिन से पकड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वो अभी तक वन विभाग की टीम के हाथ नहीं आया है। गन्ने के खेतों और अंधेरे का फायदा उठाकर वो हर बार बचकर निकल जा रहा है। वन विभाग ने खूंखार भेड़ियों को पकड़ने के लिए एक नया प्लान बनाया है, ताकि इस बार वो चकमा न दे पाए। बहराइच में अल्फा भेड़िया यानी आखिरी आदमखोर भेड़िए के पकड़े जाने का इंतजार लंबा होता जा रहा है। उसको दबोचने में कोई तरकीब काम नहीं आ रही। इस वजह से दूसरे जंगली जानवरों की शामत आ गई है। नरभक्षी भेड़िए के आतंक से भयभीत गांव वाले सियार को भी अब भेड़िया समझने की गलती कर बैठ रहे हैं। देर रात देखिए आप, इस समय जो कॉम्बिंग चल रही है, इसमें खुद यहाँ पर जो मौजूद है वो जो फॉरेस्ट ऑफिसर है वो मौजूद है, और टार्च से देखा जा रहा है कि वहाँ पर सियार मौजूद है या भेड़िया मौजूद, इसको वेरीफाई किया जा रहा है। गनीमत ये है कि लगातार नाइट पेट्रोलिंग कर रहे वन विभाग के लोगों की सतर्कता की वजह से कई इलाकों में हालात काबू में है। भेड़ियों के चक्कर में सियार या कोई दूसरा जंगली जानवर खतरे में न आ जाए। ये यहाँ पर अभी क्या देखा गया है, सियार है या भेड़िया है? ये सियार था और घर की तरफ जा रहा था। घर की तरफ जा रहा था। आपने देखा ही सामने जी कि हम लोगों ने भगाया, और अगर बाहर बच्चा सोया होता शायद हमला भी कर देता है। हमला कर देता। दूसरा मतलब स्पष्ट है, चलते रहेंगे, आप देखते रहेंगे जी। बीच बीच में कहीं भी अगर गांव है, सियार गांव के में घरों की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। ओके। कहीं न कहीं वो थोड़ा बहुत आतंकित हैं जी, आतंक मचा रहे हैं, कुछ न कुछ हद तक उठपटांग कर रहे हैं। वन विभाग की सतर्कता की वजह से सियार रिहायशी इलाकों में दिखने के बावजूद बिना किसी नुकसान के भाग निकलने में भी कामयाब हो रहे हैं। भेड़िए की जगह सियार देखा गया है, जो गांव की तरफ जा रहा था, यानी कि इस घरों में जा रहा था, लेकिन इस टीम ने जब देखा तो यहाँ पर तुरंत उसको सचेत किया और उतरे। तो ऐसे में साफ तौर से जो हमला हो रहा है, जो घरों में लोगों के ऊपर हमला हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जो जानवर है वो सियार के रूप में देखा गया है। और यही वजह है कि इस पूरी सड़क पर आप देखेंगे अगर, तो अभी जो टॉर्च में दिखाया गया था वो सियार मौजूद था। ये देर रात बहराइच का महसी तहसील ही वो इलाका है जहां आदमखोर भेड़ियों ने सबसे ज्यादा हमले किए हैं। 2 दिन पहले भी भेड़िए ने एक बकरी पर हमला कर दिया था। इस बीच गांव वालों के शोरगुल मचाने पर भेड़िया बिना अपनी खुराक लिए वहां से गन्ने के खेत की तरफ भागा। हालांकि ग्रामीणों को घेरने की भी कोशिश की ताकि वो पकड़ में आ जाए, मगर भेड़िए की किस्मत अच्छी निकली, वो फिर भागने में कामयाब हो गया। जान माल के नुकसान की खबर मिलते ही बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह फिर ऑपरेशन भेड़िया में शामिल हुए। उनके समर्थक भी हाथों में लाइसेंसी बंदूकें लिए वन विभाग के अधिकारियों के साथ कैंप करते दिखे, ताकि भेड़ियों के हमलों से परेशान ग्रामीणों का हौसला बढ़ सके।
उत्तर प्रदेश में बहराइच के ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस समय। ये विधायक जो है बीजेपी के, वो अपने लोगों के साथ रात में निकले हैं और वजह साफ है कि यहाँ पर जो मौजूद भेड़िया है उसकी तलाश की जा रही है। और ऐसे में विधायक खुद बीजेपी के जागरूक हैं, वो निकल रहे हैं अपने लोगों के साथ। तस्वीरें देखिए कि वो सभी लोग मौजूद हैं और इस समय ये राजीपुर का जो एरिया है वहां पर है। और ऐसे में क्योंकि हथियार भी हैं, डंडे भी हैं और वजह साफ है क्योंकि भेड़िए का जो आतंक इतने समय से मचा हुआ है और उसमें बताया जा रहा है कि जो भी एक अल्फा भेड़िया जो बचा हुआ है उसको किसी तरीके से रोका जाए। हाल ही में बताया गया है कि बकरी के साथ उसने एक और जानवर को खा लिया है और ऐसे में अब सभी जो लोग हैं गांव के वो तो चिंतित हैं। इसके साथ साथ जो विधायक हैं वो खुद सड़कों पर नजर आ रहे। 10 सितंबर को चूड़ामणि गांव से 5वां भेड़िया पकड़ा गया था जो मादा थी। तब वन विभाग के बड़े अधिकारियों ने दावा किया था कि आखिरी भेड़िया ज्यादा दिनों तक उनके पिंजरे से दूर नहीं रह पाएगा। हालांकि इस दावे को 20 दिन होने जा रहे हैं। गांव वालों का धैर्य जवाब दे रहा है। हालांकि विधायक का भरोसा बना हुआ है कि जल्द से जल्द आखिरी भेड़िया भी पकड़ा जाएगा। ना फोर्स की जरूरत है, ना और अधिक इक्विपमेंट की जरूरत है। जरूरत जागरूकता की है कि जहां दिखाई पड़े सटीक जानकारी मिल जाए और दिन में अगर सटीक जानकारी मिल जाएगी तो वो उसी दिन या तो पकड़ा जाएगा या मारा जाएगा। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए जुलाई से अब तक 9 लोगों को मार चुके हैं और कई लोगों को घायल कर चुके हैं। इस बीच आखिरी नरभक्षी भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने जाल को और मजबूत कर दिया है। अब उसको पकड़ने के लिए पटाखों का सहारा लिया जा रहा है। प्लानिंग हमने ये किया है कि आसपास के जितने क्षेत्र हैं, गन्ने के क्षेत्र हैं, आबादी के क्षेत्र हैं, जो हमने प्रभावित क्षेत्र को 3 सेक्टर में बांटा हुआ है, हम उन सभी सेक्टर में बाहर से हम पटाखे दगाते हुए और एक नैरो पैसेज देंगे उस टापू की तरफ, ताकि वो वहाँ पर हम उसको कंपेल करेंगे कि वो वहीं जाए। तो वहाँ हम पहले से अपनी व्यवस्था कर रखे हैं। हमारी टीम हम वही व्यवस्था करके तब आई इधर। माना जा रहा है कि इस तरह की घेरेबंदी से जल्द ही नरभक्षी को पकड़ लिया जाएगा ताकि मैसी तहसील की जनता को राहत मिल सके। बहराइच से संवाददाता आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब एक हैरान करने वाली खबर जो आई है यूपी के आगरा से, जहां पर पति के न नहाने की नौबत तलाक तक आ गई। पत्नी का आरोप है कि उसका पति हफ्ते में सिर्फ एक बार ही नहाता है और बाकी दिन वो खुद पर गंगा जल छिड़क कर पूजा पाठ करता है। पति की इसी आदत से नाराज होकर पत्नी ने पुलिस में जाके पति की शिकायत कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी 8 महीने पहले हुई थी और शादी के बाद जब पत्नी ससुराल पहुंची तो वो पति की आदतों को देखकर दंग रह गई। पत्नी का आरोप है कि पति 1 सप्ताह तक नहाया ही नहीं। शुरुआत में उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन पत्नी ने पति को नहाने के लिए टोक दिया, जिस पर पति नहाने की बात को इग्नोर कर गया और गंगा जल छिड़क कर पूजा पाठ करने लगा। पति के न नहाने से पत्नी को बीमारी का डर सताने लगा। पत्नी के मुताबिक शादी के बाद 40 दिन में पति महज 6 बार ही नहाया और इस बात से नाराज होकर पत्नी ने अपने मायके वापस चली गई और मायके जाकर उसने पुलिस में पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला परिवार परामर्श केंद्र ट्रांसफर कर दिया, जहां पर काउंसलर्स ने पति और पत्नी को बुलाया और पत्नी ने पति पर मारपीट का आरोप लगाने के साथ ही रोजाना नहीं नहाने का आरोप भी लगाया। उसने काउंसलर्स को बताया कि 40 दिन शादी को हुए तब से अभी तक उसका पति सिर्फ 6 बार ही नहा है। काउंसलिंग के बाद युवक ने रोज नहाने का वायदा किया। दोनों को काउंसलिंग के लिए अगली तारीख पर बुलाया गया। हस्बैंड वाइफ दोनों जिला आगरा के रहने वाले हैं और 2024 में शादी हुई थी। लड़की का कहना यह है कि सर अभी 40 दिन शादी के हुए हैं, मारपीट करते हैं और मेरे से गलत व्यवहार करते हैं। और लड़की का कहना यह है कि मैं कुछ व्रत वगैरह भी रखती हूँ तो उसको मना भी करते हैं और कहते हैं कि ये व्रत नहीं रखना है आपको, सोमवार का व्रत में रखती हूँ। तो लड़के का कहना यह है कि सर सोमवार को हमारे फादर एक्सपायर हो गए थे, उस पर्पज से हम व्रत नहीं रखते हैं। चलो मैंने दोनों को समझाया इस चीज को लेके। दूसरा लड़की का कहना यह था कि सर ये नहाते नहीं हैं,
तो लड़के से जब पूछा तो लड़के का कहना ये था, सर हम गंगा जल के कुछ छींटे वगैरह डाल लेते हैं और 8 दिन के बाद जब भी है हम नहा लेते हैं। तो मैंने दोनों को समझाया अच्छी तरह से, लड़के को भी खासकर समझाया, नहाना वो तो आपका लुक आफ्टर है, अपना शरीर को थोड़ा स्वस्थ रखोगे तो नहाना भी कंपलसरी है। तो दोनों को समझाया है, हो सकता है अगली डेट में इन दोनों में भी राजीनामा हो जाए। दिल्ली के लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दरअसल डीएमआरसी का फेज 4 कॉरिडोर का एक्सटेंशन जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। मेजेंटा लाइन के इस विस्तार के बीच की टनल बनकर तैयार हो गई है और इस पल के गवाह डीएमआरसी के कई अधिकारी और कर्मचारी बने, जिनकी दिन रात की मेहनत के बाद पुल बंगश मेट्रो स्टेशन पर ट्विन टनल ब्रेक थ्रू का काम सफलतापूर्वक पूरा हो गया। इस शानदार ट्विन टनल ब्रेक थ्रू के साथ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मेट्रो फेज 4 के विस्तार में एक शानदार मुकाम हासिल कर लिया है। डीएमआरसी के इन कर्मचारियों के चेहरे पर तैरती ये खुशी इस बात का सबूत है कि ये ब्रेक थ्रू कितना अहम था। 3 किलोमीटर का ये ट्विन टनल इस फेज का सबसे लंबा हिस्सा था। इस काम में भूमि और सृष्टि नाम की 2 टनल बोरिंग मशीनों की मदद ली गई। ब्रेक थ्रू के दौरान पुल बंगश मेट्रो स्टेशन पर ये दोनों मशीनें एक साथ उभर कर आईं। इसी के साथ डेरावाल नगर और पुल बंगश की कनेक्टिविटी पूरी हुई, जो जनकपुरी वेस्ट और आरके आश्रम कॉरिडोर पर फेज 4 का विस्तार है। ये कॉरिडोर मेजेंटा लाइन का विस्तार है, जो लगभग 3 किलोमीटर लंबा भूमिगत सेक्शन है। आज जो है पुल बंगश पे ट्विन लाइन का ब्रेक थ्रू हुआ है और ये फेज 4 की लाइन है। बहुत ही प्रसन्नता का दिन है आज, और ये पहली बार हुआ है कि 2 टनल्स का ब्रेक थ्रू एक साथ एक ही दिन हुआ है, और ये दर्शाता है कि दिल्ली जो है प्रगति की राह पर है, और जो अर्बन ट्रांसपोर्ट के दिशा में जो डीएमआरसी काम कर रही है उस दिशा में दिल्ली प्रगति की राह पे है, और बेहतर सुविधाएं दिल्ली को डीएमआरसी ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में प्रोवाइड करेगा। ये पल डीएमआरसी के तमाम अधिकारियों, इंजीनियर और कर्मचारियों के लिए भी बेहद खास रहा। ये उनके लिए गर्व का पल था। ऐसे में वहां जमकर नारे लगाए गए। इस कॉरिडोर में कुल 22 स्टेशन हैं, जिनमें 8 इंटरचेंज स्टेशन जनकपुरी वेस्ट, पीरागढ़ी, पीतमपुरा, हैदरपुर बादली मोड़, मजलिस पार्क, आजादपुर, पुल बंगश और आरके आश्रम शामिल हैं। पूरी दिल्ली में मेट्रो का जाल फैला है, जो आए दिन अपने नाम नए रिकॉर्ड दर्ज कर रहा है। इस लाइव ब्रेक थ्रू के दौरान दिखा कि आखिर दिल्ली मेट्रो का रूट कैसे तैयार होता है, कितनी मेहनत से यहाँ लोग काम करते हैं। जाहिर है कि ये कामयाबी न सिर्फ डीएमआरसी कर्मचारियों और इंजीनियर के लिए बड़ी है, बल्कि इस कामयाबी और इस एक मुकाम तक पहुँचाने वाले सभी कर्मचारियों पर दिल्ली और देशवासियों को गर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत सिंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।